Hey guys, welcome back to another video of this logistic management series। पिछले वीडियो में हमने जैसे कि एक्सप्लेन किया था आपको कि हम लॉजिस्टिक्स के बारे में एक डेडिकेटेड पूरा कोर्स या पूरी सीरीज पे बात करेंगे, तो ये उसी डायरेक्शन में सेकंड वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉजिस्टिक्स जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे कि हिस्ट्री क्या रही है उसकी, और कैसे ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफॉर्म होते हुए आज इतनी इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गई हमारे और आपकी लाइफ का, कि न सिर्फ हमारी लाइफ डे टू डे लाइफ डिपेंड करती है इस पे, बल्कि साथ साथ जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, सप्लाई चेन है, पूरी के पूरे बिजनेसेस हैं, वो सब कुछ डिपेंड करते हैं बहुत ज़्यादा इस लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स बिगिन। सो जब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ लॉजिस्टिक्स के बारे में, राइट, आज अगर हमें लॉजिस्टिक्स सीखना है तो थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए कि ये जो लॉजिस्टिक्स है ये इवॉल्व कैसे हुआ। वैसे तो ये टर्म जो है बहुत टाइम से चलता आ रहा है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत ज़्यादा इस टर्म को कॉइन किया गया अक्रॉस द ग्लोब टू सेंड द सप्लाईज एक्चुअली फॉर द मिलिट्री सर्विसेज, जहाँ पे मोस्टली फोकस ये था कि कैसे जो ट्रूप्स हैं ऑन ग्राउंड, बैटल ग्राउंड, उन तक जो सप्लाईज हैं ऑफ आर्टिलरी, ऑफ मशीन्स, ऑफ इक्विपमेंट्स, ऑफ बहुत सारे वेरियस आइटम्स, साथ साथ फूड, मेडिसिन, कपड़े, बहुत सारी ऐसी सप्लाईज थी। क्योंकि जब आप बैटलफील्ड पे, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब बैटलफील्ड पे लोग गए थे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहता था उनका बेस लोकेशन से। वहाँ पे लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल रहा कंप्लीटली इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। हमने देखा काफ़ी ज़्यादा कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इस तरीके से ये कॉइन किया गया, सप्लाई चेन कॉइन किया गया। बट ऐसा नहीं है कि ये मॉडर्न एरा में ही लॉजिस्टिक्स स्टार्ट हुआ था। जो हम ट्रेस कर पाते हैं लॉजिस्टिक्स के बारे में बैक इन टाइम, तो हम ट्रेस करते करते पहुंचते हैं एंशियंट सिविलाइजेशंस पे। एंशियंट सिविलाइजेशंस में बहुत सारी सिविलाइजेशंस थी, उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी, वो थी इजिप्ट की। इजिप्ट में क्या हुआ था, बहुत टाइम पहले, जैसा आप लोग जानते हो, आज भी वो पिरामिड्स अवेलेबल हैं, आज भी हम देख पाते हैं उनको। दे आर द प्रूफ कि दे हैड सच अ ग्रेट सप्लाई चेन। हम इस फैक्ट पे बात नहीं करेंगे इस चैनल पे कि कैसे बना, क्या बना, कुछ। हमारा कंप्लीट फोकस रहेगा अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द हिस्ट्री, सप्लाई चेन से रिलेटेड क्या क्या इनोवेशंस थे, क्या क्या टर्म्स यूज हुए थे। तो अगर मैं इजिप्ट की बात करूँ तो इजिप्ट में पिरामिड जब बना होगा तो जस्ट इमेजिन कि कहीं से तो सप्लाईज आ रही होंगी, कहीं से तो, या कहीं के लिए तो सप्लाईज जा रही होंगी। दैट मीन्स कि वो जो बड़े बड़े ब्लॉक्स आए थे एंशियंट, जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं या जो हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो वहाँ पे तो नहीं थे, वो कहीं से लाए गए थे। लाए गए थे तो लाए कैसे गए थे कि बिकॉज वहाँ पे तो ना रेल का नेटवर्क था, ना ट्रक्स थे, ना कोई ऐसा संसाधन थे कि हम इमेजिन कर पाए कि अच्छा ठीक है चलो ट्रक में लोड किया पहुंचा दिया। जितना हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में पढ़ाया समझाया जाता है कि टाइम के लोगों ने नील नदी को यूज किया था बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स को कह लो, या जो ब्लॉक्स थे उनको जिस जगह सभी कैरी करके लाए थे वहां तक पहुंचाने में। तो जस्ट इमेजिन कि हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन भी इतने अच्छे से जानती थी कि अच्छा लॉजिस्टिक्स जो टर्म है उसको यूज कैसे करना है। तो दे यूज्ड द वाटर मोड, वाटर ट्रांसपोर्टेशन इफ आई से, जहाँ पे उन्होंने बहुत हैवी डिस्पैचेस करी होंगी, जहाँ भी उन ब्लॉक्स का या उन पत्थरों का सोर्स रहा होगा वहां से क्राफ्टमैनशिप करके वो ब्लॉक्स बनाए गए होंगे, या व्हाटसएवर वो पत्थर कैसे वो ट्रांसपोर्ट किए गए होंगे नील नदी तक। नील नदी में फिर उन्होंने एक जहाज बहुत अच्छा खासा बिल्ड किया होगा या व्हाटसएवर, और उसको डाउन द स्ट्रीम ले करके आए, उसको यूज किया, और उन्होंने कहीं ना कहीं पोर्ट भी बनाए होंगे जस्ट टू ऑफलोड या अनलोड दोज डिस्पैचेस। So if you imagine as a supply chain enthusiast, you will find कि अच्छा ये इतने एंशियंट लोग भी इस सप्लाई चेन टर्म को कितने अच्छे से यूज करते थे कि जो सोर्स है, सोर्स ऑफ मटेरियल, वो कई कई सैकड़ों मील दूर है, डेस्टिनेशन है वहां से, और उस सोर्स मटेरियल को इस तरीके से उन्होंने प्रोक्योर किया, मैं कह सकता हूँ कि डेलीगेटली वो उसी साइज का रखा गया होगा जिस साइज, जिस वेट में उस सोर्स डेस्टिनेशन से, सोर्स लोकेशन से लोड होकर के जहां भी नील नदी का तट या बंदरगाह या व्हाटसोएवर होगा वहां तक पहुंचाया जा सके। देन उन्होंने ऐसे शिप्स
कैरियर्स वॉट एवर इट वॉज, वी कांट इवन इमेजिन, हिस्टोरियंस बता सकते हैं, आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन टू कमेंट ऑन, बट जो भी वो मोड्स रहे होंगे उस पे वो ब्लॉक्स उन्होंने रखे होंगे, ट्रांसपोर्ट किया। सच अ गुड कैलकुलेशन देयर वाज कि जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे तो उन्होंने कैलकुलेट किया होगा कि अच्छा यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, कितने मैन पावर लगेंगे इसको चलाने के लिए, या फिर जहां भी उनको अनलोड करना था वो शिप कैरियर व्हाटसएवर इन द वाटर बॉडी, वहां पे भी उन्होंने कुछ डॉक्स बनाए होंगे, कुछ लोडिंग के लिए जगह बनाई होगी ताकि वो ब्लॉक उतर पाए। एंड देन फ्रॉम दैट वाटर जो अनलोडिंग पॉइंट था वहां से उन्होंने उस ब्लॉक को कैरी किया होगा जो पिरामिड की लोकेशन है वहां। दैट इज सच अ ह्यूज कॉन्सेप्ट। अगर आप इमेजिन करो, बैक इन टाइम आल्सो देयर वाज सच अ ग्रेट प्लानिंग देयर एज अ सप्लाई चेन टीम, जहां पे पूरी डेडिकेटेड एक टीम थी जो काम कर रही थी इस चीज पे कि जो सोर्स मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो आपके ओरिजिन से सोर्स करके, क्राफ्ट करके, मे भी काइंड ऑफ पैकेजिंग ही कह सकते हो आप, कि इस तरीके से वो ब्लॉक्स को काटा गया कि उनको ट्रांसपोर्ट करने में भी इजी हो, राइट। तो आज जैसा कि हम देखते हैं कि यार इतने परफेक्ट स्क्वायर शेप में क्यों है, या एक कंसिस्टेंट साइज के क्यों हैं, एक बहुत सिंपल सा आंसर है, बस जो लॉजिस्टिक फैसिलिटी अवेलेबल थी या जो वो बिल्ड कर पाए, दैट वाज काइंड ऑफ लिमिटेड विद दोस काइंड ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप्स, इस वजह से वो रेक्टेंगल शेप के हैं। अब जब हम एंशिएंट इजिप्ट की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम इंडिया की भी बात कर लेते हैं। इंडिया में भी एक बहुत बढ़िया सिविलाइजेशन थी, दैट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप सबने नाम सुना होगा इंडस वैली। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें भी आप देखोगे तो बहुत सारे हिस्टोरियन फैक्ट्स मिलते हैं कि उन्होंने रोड नेटवर्क बहुत अच्छा बनाया, उन्होंने वाटर का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा बनाया, और उस टाइम पे भी अलग अलग शहरों से या अलग अलग देशों से लोग आया करते थे इंडस वैली में अपना व्यापार या बिजनेस करने के लिए। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये खास बात थी कि दैट वाज अ सेंटर पॉइंट और हब फॉर द बिजनेस इन दैट एरा। अगर वो बिजनेस हब था, यानी कि अलग अलग देशों से लोग वहां पे अपने अपने प्रोडक्ट्स कैरी करके लेके आ रहे थे। एक बहुत ही कमेंट तो नहीं करना चाहिए, बट एक खराब सी मूवी बनी थी इसी के अराउंड, जहाँ पे वो कपास बेचते हैं और नील बेचते हैं। तो ये सारा सामान कैरी करके लाना, स्ट्रेटेजिकली उनको पता होना कि अच्छा इस साल के इस महीने में यहाँ पे ये मार्केट लगेगी, तो हमें अपना सारा प्रोडक्ट वहां पे लेके चलना है। एंड देन जैसे ही मार्केट खत्म हो जाएगी, सीजन खत्म हो जाएगा, जो बचा हुआ प्रोडक्ट है, जो हमारा एक्सचेंज प्रोडक्ट है, क्योंकि बार्टर सिस्टम चलता था तब, वो सारा प्रोडक्ट हमें वापस लेके जाना है। सो दैट टाइम आल्सो दे हैड सच अ ग्रेट लॉजिस्टिक प्लानिंग, सप्लाई चेन, रोड नेटवर्क एंड एवरीथिंग। ऑल दो सब ऑफ कोर्स वो सब स्लो था, बट जस्ट इमेजिन ये उस टाइम पे भी था। तो आज हम जो सरप्राइज होते हैं with the technology, with this concept, there nothing to surprise. As per the time, as per the technology available, these concept kept evolving. नेक्स्ट, इंडिया में ही एक और सिविलाइजेशन कह लो या एम्पायर, थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं, अगर एंशिएंट हिस्ट्री या मिड हिस्ट्री क्या बोले, वहां पे हमारा मौर्य एम्पायर था। मौर्य एम्पायर में चाणक्य थे। चाणक्य ने एक किताब लिखी थी कौटिल्य शास्त्र, सबने पढ़ी होगी या सुना होगा उसके बारे में। बहुत डिटेल में उन्होंने सप्लाई चेन, फुलफिलमेंट, लॉजिस्टिक्स, इन सब टर्म्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो सोर्सिंग है वो करनी चाहिए। ये सब बहुत सारे टर्म्स यूज हुए हैं। ट्रेड रूट्स के बारे में उन लोगों को पता था, रोड्स के बारे में उन लोगों को पता था। इस तरीके के अलग अलग चीजें बहुत ज्यादा थी एंशिएंट हिस्ट्री में। देन ऑफ कोर्स रोमन एम्पायर ने भी अपना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। सो दिस काइंड ऑफ हिस्ट्री वी हैव इन दी लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इटसेल्फ। सो जो भी लोग लॉजिस्टिक्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ये सोच के कि बहुत बोरिंग है, डोंट वरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। You will just love it if you find it interesting, if you find the concepts कि ये कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। Then ancient history के बाद अगर हम आए थोड़ा सा आगे, तो हम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे पहला लॉजिस्टिक्स में एक चेंज आया था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इंडस्ट्रियलाइजेशन 1800s के आसपास शुरू हुआ। ऑफ कोर्स हम उस टाइम गुलाम थे, हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे उस टाइम पे, तो हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए या हम बेनिफिट नहीं उठा पाए। बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ही यूरोप को खड़ा किया, यूएसए को खड़ा किया, अलग अलग बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स खड़े हो पाए या ग्रो करके आज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन चुके हैं।
बिकॉज वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बहुत आगे खड़े हुए थे। सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन जो हुआ था इंडस्ट्रियल साइड से, वो क्या था, चलो उस पर बात करते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में सबसे बड़ा और सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन था वो था स्टीम इंजन का। यस, स्टीम इंजन जो था वो डेवलप हुआ था पहला 1781 में, फॉर योर इंफॉर्मेशन। और वो स्टीम इंजन ही था जिसने लॉन्ग रूट्स के ट्रांसपोर्टेशंस को, लंबे सफर को और हैवी मटेरियल्स को, या फिर मैं कहूँ बल्क ट्रांसपोर्टेशन को जन्म दिया। स्टीम इंजन की वजह से पावर आई ज्यादा प्रोडक्ट्स को कैरी करने की, एंड वी ऑल सी कि क्या होता है उसका बेनिफिट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।